ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। अगर आप उसका नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण से होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो होती है कौन से वायु प्रदूषण के कारण होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न 75 प्रश्न में से इसमें टोटल 75 MCQ है, उसमें से आपका कितना स्कोर आ रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। किससे है, जैव सुरक्षा समझौते से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे ढूंढना है कि कौन जो है सही मिलान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या है, नोंगखाईलेम अभयारण्य जो है कहाँ है, मेघालय में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित है। ठीक है, नोंगखाईलेम कहाँ है, तो मेघालय में ही है। और बाकी नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है जिसको देख लेते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नागरहोल कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पेरियार अभयारण्य कहाँ है। तो पेरियार आपको पता होगा कि ये अभयारण्य जो है हमारा केरल में है। ठीक है, केरल में है। और रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर जो है हमारा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो गलत सुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हीराकुंड जो परियोजना है वो कहाँ है, तो महानदी पर है, ये तो हमारा सही दिया हुआ है। फिर है काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, ये भी क्या है, सही है। फिर है पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, ये भी क्या है, सही है। अब देख रहे हैं कि 4 नंबर ऑप्शन है जो इसमें है, जैकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पे दिया हुआ है, बल्कि ये कृष्णा नदी पर नहीं होगा, बल्कि किस क्या पर होगा, तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ये किस पे है, तो गोदावरी नदी पर है, ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस तथा फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनर हिम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनर हिम रेखा। अब हम देख लेते हैं कि मैगीनॉट रेखा जो है वो किस देश के बीच है। तो मैगीनॉट रेखा जो है वो किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है, तो मैगीनॉट रेखा है। हिंडनबर्ग जो है पोलैंड है, हिंडनबर्ग किसके बीच, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या है, हिंडनबर्ग रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच में जो है, यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है, तो 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेन है। ठीक है, स्पेन में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला। अब हम देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ है। तो इसका स्थापना हुआ है 1966 में। कब हुआ है, 1966 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें टोटल सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं, तो 67 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। पिछला बार अगर आप दरोगा का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें पूछा गया था कि नौ सेना दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न थल सेना दिवस पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस। अगर हम बात करें कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, नौ सेना दिवस। ठीक है, और अगर हम बात करें 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस।
8 अक्टूबर को क्या, तो वायुसेना दिवस। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। तो पूछ रहा है कि अकबर के द्वारा इसमें से कौन सा महल है जो निर्मित है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो जहांगीरी महल है, ये जहांगीरी महल है वो किसके द्वारा निर्मित है, तो अकबर के द्वारा। और जहांगीरी महल कहाँ है, तो आगरा में है। ठीक है, जहांगीरी महल कहाँ है, तो ये आगरा में है। ठीक है, और किसके द्वारा है, तो अकबर के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि दीवाने महल। यहाँ पे देखिए दीवाने महल हो गया, खास महल और शीश महल, ये सभी बाकी जो बचे हुए महल हैं वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखना है, शाहजहाँ के द्वारा। तो शीश महल, खास महल, दीवाने महल किसके द्वारा, तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। और ये जितने भी इसमें महल दिए हुए हैं वो सभी कहाँ का हैं, तो सभी के सभी कहाँ हैं, तो आगरा में ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु ही मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन सा सम्राट था, तो वो क्या था, अकबर था। अकबर के शासनकाल में ही क्या किया गया था, तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है, तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था, तो इसमें से जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अब हम देख लेते हैं कि इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका 3 नवंबर 1838 को हुआ था। कब हुआ था, 3 नवंबर 1838 को इसका पहला प्रकाशन इसका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। ठीक है, तो जलियांवाला कांड जो है नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, किसका क्या हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। आपको पता है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट सत्याग्रह कब बना है, तो 1919 में। इसी को रॉलेट सत्याग्रह को ही बिना क्या कहा जाता है, बिना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिना कानून का जो है ये रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सुल्तान ने ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, किस सुल्तान ने ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया है। तो कौन सा सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, तो 1924 ईस्वी में किए गए थे। और कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था इस 1924 ईस्वी में। उसी के क्या किए थे, महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था, तो हरिहर एवं क्या था, हरिहर एवं भुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा क्या किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये जो है बौद्धों का धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, बौद्धों का धार्मिक पुस्तक। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ये पुस्तक की बात करें तो किस भाषा में है, पाली भाषा में है। किस भाषा में, तो पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के, अब ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, त्रिपिटक जो है क्या है, तो ये जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक में क्या किया गया है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो देखना है कि विशेष रूप से उल्लेख जो किया गया है वो किस में किया गया है। ठीक है,
तो किसमें किया गया है? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया गया है। मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजन का जो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के, ठीक है, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो उस समय मुगल शासक कौन था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस समय कौन था? क्या था? जहांगीर था। ठीक है, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 1600 31 अक्टूबर नहीं, क्या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो गई थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी जहांगीर के शासनकाल में नहीं हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्योंकि देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर, देखिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कह रहे इंग्लिश 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। अब अकबर के कार्यकाल क्या है? तो अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से लेकर के 1605 में तक क्या है? कार्यकाल है। अब देखिए 1600 कब पड़ रहा है? 1656 से 1605 के बीच में ही 1600 ईस्वी पड़ रहा है। तो इसके समय में कौन रहेंगे शासक? तो अकबर रहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। किस मुगल शासक के समय? तो अकबर के शासनकाल के समय। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया है? ठीक है, तो 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को संगठन करने वाला कौन है? तो संगठित करने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार जो है इसको लाल कुर्ती आंदोलन यानी कि रेड शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेड शर्ट आंदोलन यानी लाल कुर्ती आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? किस देश में हुआ है? ठीक है, तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ है? अमेरिका से हुआ है, आपको पता ही होगा। और अगर हम बात करें कि लिखित संविधान जो है अमेरिका का, उसमें मात्र और मात्र कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, मात्र कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, और ये कब, कौन सा संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखिएगा, और किस में जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को भाग 3 के, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 3 के अनुच्छेद 21 में इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 के क में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है वो इसमें से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? यानी कि जो वैसे नागरिक जो भारतीय नहीं है उसको लिए ये अधिकार जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला जो है हमारा ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को, यानी कि गैर नागरिकों को क्या है? उपलब्ध नहीं है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं हम लोग क्योंकि केवल भारतीयों को कौन कौन से जो है अनुच्छेद जो है लागू की जो प्राप्त है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो केवल और केवल भारतीयों को है? तो अनुच्छेद 15 जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? तो भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 16 हो गया, ये भी किसके लिए है? तो भारतीयों के लिए। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो ये भी किसके लिए है? तो भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 29 की अगर बात करें तो ये भी किसके लिए है? भारतीयों के लिए। अनुच्छेद 30 भी है, किसके लिए? भारतीयों के लिए। गैर नागरिकों के लिए ये सभी अनुच्छेद नहीं है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है और 30 में क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15, अनुच्छेद 16, 19 और 29 और 30 किसके लिए है?
तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय के लिए अनुच्छेद है, बाकी और सभी जो मौलिक अधिकार है वे भारतीयों और गैर भारतीयों दोनों के लिए, यानी भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर को, किसको प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा स्पीकर को करती है। ठीक है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा। अगर हम बात करें कि वित्तीय आपात की घोषणा, तो वित्तीय आपात की घोषणा जो है, वित्तीय आपात की घोषणा की बात करें तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, और कहेगा कि राष्ट्रीय आपात तो 352, ध्यान रखना है। ठीक है, और 356 क्या है, तो राज्य में अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन सा अनुच्छेद, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद, तो 356, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कह रहा है कि कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद क्या करने पे वो जो है अधिनियम बन जाएगा, तो उसके बाद क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति प्रदान कर दे तो क्या हो जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा। संसद में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद अधिनियम बनने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो कह रहा है कि पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो कौन था उसका अध्यक्ष, बलवंत राय मेहता। कौन थे, बलवंत राय मेहता। और इनका जो कैसा था, तो इनका जो आकार था वो कैसा था, त्रिस्तरीय था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया। ठीक है, तो पहली बार कब किया गया है, तो 1989 ईस्वी में किया गया है। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार कौन सा आम चुनाव में, तो 1989 के आम चुनाव में किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये जो आयु है, आयु को घटा करके पहले जो है ये आयु कितना था, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है कि मताधिकार के आयु को 21 वर्ष से, पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटा करके इसको क्या कर दिया गया है, तो 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है, तो डी ब्रोगली साहब ने किए हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया, डी ब्रोगली साहब ने किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिनो को किसने किया है, तो पॉली ने। ठीक है, न्यूट्रिनो को किसने किया, पॉली ने। एंडरसन किसका किया है, तो एंडरसन जो है पॉजिट्रॉन की खोज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या। तो मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या 9 है। ठीक है, अब हम बात करें कि वर्गों की संख्या तो 9 है, लेकिन कभी ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्त का संख्या अगर पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि आवर्त जो है कितना है, तो आवर्त कितना है, तो 7 है। ध्यान रहे यहाँ पे मेंडलीफ का पूछा जा रहा है। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, तो 9 है। आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। ध्यान देना है। ठीक है, पीला होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही मुलायम होता है, इसमें क्या करता है, कठोर बनाने के लिए कार्बन को इसमें मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है।
स्मेल्टाइट, या ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो किसका है? कोबाल्ट का है। ठीक है, कोबाल्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उजला थोथा यानी कि वाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाइट विट्रॉल सूत्र क्या है? ZnSO4 × 7H2O। क्या है इसका? ZnSO4 × 7H2O। अगर कहेगा नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल कहेगा तो क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, ब्लू विट्रॉल अगर कहता है आपसे, यानी कि ब्लू विट्रॉल अगर कहेगा वाइट नीला थोथा, तो क्या हो जाएगा? कॉपर CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उजला थोथा, तो उजला थोथा का क्या हो जाएगा आंसर? ZnSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम किसका होगा? तो सीक्वेंस में कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए। जैसे कह रहा है क्या कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो किसका होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो किसका होता है? तो शुक्र का होता है। ठीक है, किसका होता है? शुक्र का। शुक्र का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद किसका होता है? तो उसके बाद किसका होता है? तो मंगल का। ठीक है, उसके बाद किसका? तो मंगल का। मंगल के बाद अगर हम बात करें तो किसका होता है? वरुण। मंगल के बाद किसका? तो वरुण का। वरुण के बाद अगर हम बात करें तो किसका होगा? बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, बस याद मतलब ऑप्शन से आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, शुक्र हो गया, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद वरुण, वरुण के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद किसका? तो अरुण। ठीक है, अरुण हो गया। अरुण के बाद किसका हो जाएगा? तो शनि। शनि, यानी कि शनि का जो है घनत्व सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? शुक्र का। उसके बाद किसका? मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, फिर शनि है। ठीक है, फिर क्या है? शनि है। तो सबसे कम किसका हो गया? शुक्र का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो अर्जेंटीना से क्या होता है कि विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। तो एक बार हम बोल देते हैं कि कौन कौन सा देश है जिससे क्या होता है? विषुवत रेखा गुजरती है। तो देखिए क्या होता है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, गैबोन, इंडोनेशिया, किरिबाती, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, ये सभी से क्या होते हैं कि विषुवत रेखा गुजरती है। लेकिन अर्जेंटीना जो ऑप्शन में दिया हुआ है इससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया का जो सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है वो कौन है? तो कौन है? मलेशिया है। क्या है? मलेशिया। मलेशिया में एक इपोह है जहाँ से क्या होता है? इसका टीन का केंद्र है, इपोह है। यहाँ ध्यान रखिएगा, मलेशिया में क्या है? इपोह है, वो क्या है? टीन का खनन केंद्र है। ठीक है, इपोह है वो क्या है? टीन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो कहलाती है ये क्या? मेसोफाइट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मेसोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन है? तो भूटान से लगने वाला जो सबसे लंबा राज्य है वो क्या है? असम है। अगर हम कितना लंबाई इसका लगता है तो 267 किलोमीटर इसकी लंबाई लगती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतपुड़ा के पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तो बताना है। तो क्या होगा? धूपगढ़ी होगा। क्या होगा? धूपगढ़ी। और ये किस में है? ये धूपगढ़ी चोटी किस में है? तो महादेव पर्वत है। ठीक है, महादेव पर्वत में है। ध्यान रखना है कि ये किस में है? तो महादेव पर्वत है। और एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि महादेव पर्वत से ही क्या होती है? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी ये जो है धूपगढ़ी, इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो स्थित है वो किस में है? ठीक है, अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो कौन सा भाग में है? ठीक है, तो इस किस में है? तो उत्तरी अंडमान में है। ध्यान रखिएगा, ये किस में है? उत्तरी अंडमान में है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 738 मीटर है। कितना है ऊंचाई? 738 मीटर। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे एक क्वेश्चन इस यहाँ से और भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस में है?
तो वो दक्षिणी अंडमान में है। किस में है? तो पोर्ट ब्लेयर के बारे में अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि किस में है, तो वो आप बता दीजिएगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सैडल पिक किस में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में है, तो दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रखिएगा। और ये जो सैडल पिक है उसकी ऊंचाई कितना है, तो 738 मीटर है। कितना है? 738 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोबाई सुकरी एवं जोजारी जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन? तो जोबाई, सुकरी, ठीक है, सॉरी, जोबाई, सुकरी और जोजारी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। हम पता है कैसे इसको याद रखे हैं कि सुकरी से हम कर दिए सूत्री। ठीक है, ऐसे बोलचाल की भाषा में सब लोग बोलते हैं क्या? लुंडी सूत्री। ठीक है, लुंडी सूत्री। तो लुंडी से याद रखिएगा लूनी। ठीक है, लुंडी से क्या रखिएगा? लूनी, और सूत्री से सुकरी याद रखिएगा। ठीक है, तो सुकरी किसकी सहायक नदी हो गई? तो लूनी की सहायक नदी होगी। ये ट्रिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम तो इसी तरीके से याद रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चीज़ याद रखने में सहायक हुआ होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लूनी हो जाएगा, लूनी नदी। यानी कि जोबाई, सुकरी, जोजारी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जो परावर्ती पृष्ठ होता है उसके मध्य जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं या फिर पोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो जो किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो उसको हम करते हैं H = I² RT में करते हैं। ठीक है, तो H क्या है? इसमें उत्पन्न ऊष्मा है। I क्या है? तो चालक में बहने वाली धारा है। ठीक है, I जो है चालक में बहने वाली धारा है। R क्या है? तो चालक का प्रतिरोध है। T क्या है? तो धारा बहने का समय है। ठीक है, धारा बहने का समय है। तो ध्यान रखना है कि चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो H = I² RT के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है ये पूछ रहा है। तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहेंगे एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो फिर से वो पहले वाले अवस्था में लौट करके नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप सोचिए एक बार अगर मक्खन खट्टा हो गया तो फिर उसको मीठा बना सकते हैं? पहले जैसा नहीं। ठीक है, तो यही बात है। तो ये कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अगर यही यहाँ पे समझिए कि अगर बर्फ़ का पिघलना क्या है? भौतिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अगर एक बार बर्फ़ पिघल गया फिर से उसको फ्रिज में डालेंगे क्या हो जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। यही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा? मक्खन का खट्टा होना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि Ke बराबर क्या होता है? ½ mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का घोल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज का घोल क्या होता है? विद्युत का चालक नहीं होता है। ग्लूकोज का घोल कैसा है? तो एक मोनोसेकेराइड घोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी कि क्या होता है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसका जो अभिलंब होता है, अभिलंब से दूर तथा गति क्या होती है? बढ़ जाती है। वो जो होता है अभिलंब से उसके जो रे होता है वो अभिलंब से दूर हो जाते हैं और गति उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? कह रहा है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो सेल या बैटरी क्या करता है? विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये सभी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों में के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसका अध्ययन कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी में क्या होता है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है, तो ये जो है हड्डी से संबंधित है। ठीक है, किससे है, हड्डी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ये वयस्क में, मुख्यतः किस में होता है, तो ये वयस्क में होने वाली रोग है। क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाती है। अगर हम बात करें कि विटामिन डी से कमी होने वाले बच्चों में कौन सा रोग है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले बच्चों में जो रोग है वो क्या है, रिकेट्स है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो जो सबसे सरल इलाज है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। क्या है, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। ठीक है, और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है जिसके कारण वो भिन्न है, ये पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन से भिन्न है। ठीक है, तो कैसे भिन्न है, देखिए कैसे है, क्योंकि नए जीव जनक जो होते हैं माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो नए जीव के अलैंगिक जनन के द्वारा जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। यही क्या है, अंतर है, ध्यान रखना है कि नए जीव जनक जो होते हैं माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो बढ़ते भ्रूण को पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है, तो वो करता है एंडोस्पर्म। कौन करता है, एंडोस्पर्म, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो वो बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ता है, तो लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आपका भी प्रश्न इसमें से सही हो रहा है। कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो टिश्यू के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कोशिकाओं से उत्तक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, तो ये क्या है, सही है। कोशिकाओं से उत्तक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है उत्तक शब्द का प्रयोग विचट ने किया था, ये भी क्या है, सही है। कह रहा है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है, तो ये क्या है, ये भी जो है हमारा सही है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, 2 और 3 क्या है, सभी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तक शब्द का प्रयोग कौन किए थे, विचट ने। ठीक है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है क्या कहलाती है, उत्तक कहलाती है। कोशिकाओं के से उत्तक और ऊतकों का अंग का निर्माण होता है, ये सभी को ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति रहता है जिसके कारण मानव शरीर के भीतर रक्त जो है कथक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनने में सहायक कौन करता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता कि रक्त को थक्का बनने में सहायक कौन करता है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, फाइब्रिनोजन हो जाता। ठीक है, फाइब्रिनोजन हो जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, तो वो धान के फसल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा, एक चीज़ और, ये पिछले वाले प्रश्न में एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात छूट गया है, ध्यान रखिएगा
कि जो नील हरित शैवाल है, ठीक है, नील हरित शैवाल है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। कह रहा है हैजा, विब्रियो कॉलेरी, कोढ़, कुष्ठ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये सही है, ठीक है। टिटनेस जो है कोलोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कह रहा है प्लेग, प्लेग जो कह रहा है होमोफिलस परटूसिस, ये क्या है, गलत है। ये क्या हो जाएगा, होमोफिलस परटूसिस जो होता है किस कौन से रोग के लिए है, ये काली खांसी के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए है, काली खांसी के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, तो काली खांसी के लिए है, ठीक है। और प्लेग कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो प्लेग जो होता है वो होता है बैसिलस, किसके द्वारा, बैसिलस पेस्टी के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैसिलस पेस्टी के द्वारा क्या होता है, प्लेग होता है, बैसिलस पेस्टिस के द्वारा प्लेग होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। हेमोफिलस परटूसिस के द्वारा क्या होता है, काली खांसी। प्लेग किसके द्वारा, तो बैसिलस परटूसिस के द्वारा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो था सुमेलित नहीं था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो तमिलनाडु ने इस खिताब को जीता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का खिताब किसने जीता है, तो तमिलनाडु ने। अब हम बात करते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है किस खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। तो ये किससे है, तो क्रिकेट से है, ठीक है, ये किससे है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो पराक्रम दिवस के रूप में घोषणा किया है। उनके इस बार कितनी जयंती मनाई गई है, तो ध्यान रखना है 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है, और कितनी जयंती थी, तो 125वीं जयंती थी। और ध्यान रखिएगा कि 125वीं जयंती के अवसर पे सुभाष चंद्र बोस के 125 रुपये का मूल्य का सिक्का भी क्या किया है, मोदी ने जारी किया है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी की क्या किया है, 125 रुपये मूल्य का सिक्का भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना प्रतिशत है, तो 2.97% है, कितना है, 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है, विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। इसका थीम क्या है, देखिए विश्व जल दिवस का थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय, कह रहा आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, तो जर्मनी में किया जाएगा। किस में, 2022 का 48वें G शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जर्मनी में किया जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखा है, तो लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक लिखा गया है राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, तो आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड का बनी है, ठीक है। कहाँ का बनी है, तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड का, कौन सा, तो सृष्टि गोस्वामी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, ठीक है, 5वां स्थान है। और कितना मेगावाट भारत ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 3,77,261 मेगावाट करता है, 3,77,261 मेगावाट जो है ऊर्जा क्या उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय
कहाँ बनाया जाएगा? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? तो राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो युजवेंद्र चहल ने। ठीक है, युजवेंद्र चहल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने। किसने? प्रोफेसर राज कृष्णा ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एम.जी. रानडे। कौन है? एम.जी. रानडे। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एम.जी. रानडे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कहेगा आपसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहेगा कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इकोनॉमी हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्त हैं। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहा होगा। कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज का प्रश्न यहाँ समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेट को 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट में।